बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो मौजू है, जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, दो हमारे टॉपिक्स हैं जिस पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहला कि गुड एंड बैड हाउसेस के हवाले से आज हम पढ़ेंगे अच्छे और बुरे घर। 12 हाउसेस हमने पढ़ लिए, लेकिन अभी उसमें हमने ये भी देखना है कि उसमें से कौन कौन से ऐसे हाउसेस हैं जिनको कुछ कैटेगराइज़ किया जाता है मज़ीद, जो अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ नीम नहस होते हैं, कुछ न्यूट्रल हाउसेस भी होते हैं। इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे वो है एज ऑफ प्लैनेट्स, यानी प्लैनेट्स की जो एज है डिग्री वाइज, कि किस डिग्री पे जो भी प्लैनेट मौजूद होगा उसकी एज क्या होगी, वो कैसे बिहेव करेगा, उसमें कितनी ताकत होगी, उसको कैसे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो टेस्ट आप लोगों को दिया था, इस वक्त स्क्रीन पे आप जो नाम देख रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है, जिनके जवाब बिल्कुल ठीक थे। और इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स इस वक्त 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट तो दिया लेकिन आपका आंसर इनकम्प्लीट था, और इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट बिल्कुल ठीक दिया लेकिन उसको एक्सप्लेन गलत कर दिया। कि आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा था अपने जायचे का, उसमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मौजूद थी लेकिन आप उसको बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए। तो ये चीज़ बड़ी अहम होती है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीखना अहम नहीं है, उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, ये प्रैक्टिस, ये टेस्ट, ये आपकी उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। फिर अभी स्क्रीन पे जो आप नाम देख रहे हैं, 3 ऐसे नाम इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने गलत आंसर दिए थे, रॉन्ग आंसर्स थे। तो आप ख़ुद से देखिए, आपस में डिस्कस करें। एक स्टूडेंट ऐसे हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। मैं नुमान से बोलूँगा कि उस असाइनमेंट को ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो कि जब आप टेस्ट लिख के भेजते हैं, आप उसकी तस्वीर खींच रहे हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो वो रीडेबल हो के पढ़ी जाए। अगर आपके पास लैपटॉप है, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास वर्ड भी होगा, वर्ड में बना सकते हैं उसको। आपके पास फ़ोटोशॉप है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हाथ से भी आप लिख रहे हैं तो उसको इतना नीट लिखिए कि आपको ख़ुद भी समझ आए, कि आप ख़ुद भी पढ़ सकें उसको। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी। जो लोग पास हुए हैं उनके जो भी हैं वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पे आप इस वक्त मोबाइल नंबर एक देख रहे हैं, इस नंबर को आप लोग अपने पास सेव रखिए। कोई भी क्वेरी लेक्चर के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है, इसी नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अब सवालात की जानिब। सबसे पहला सवाल फरीहा रियाज हमारी स्टूडेंट हैं, इन्होंने किया है कि अगर वक्ती जायचा बनाना हो तो हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से बना सकते हैं, और हमें ये किस तरह से मालूम होता है कि कौन सा सियारा इस वक्त कौन सी पोजीशन में चल रहा है। वक्ती जायचा बनाने के लिए अगर आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, सॉफ्टवेयर को अगर आप ओपन करें तो टॉप पे एक ऑप्शन आती है मेन की। मेन में आप जाएं तो 4th ऑप्शन है प्रासना। प्रासना पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सिस्टम की डेट और टाइम चल रहा होगा और जिस सिटी में आप मौजूद हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपने सॉफ्टवेयर में जो एंटर की हुआ है वो उसी वक्त का जायचा, यानी इस वक्त का जायचा अगर मैं देखूं तो अभी जमनाई असेंडेंट चल रहा है। और जमनाई असेंडेंट यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगना इस जमनाई, और सन जो है कैप्रिकॉन में है, किस डिग्री पे है, मून लिब्रा में है, 0 डिग्री पे है, मार्स टॉरस में है। इस तरह से तमाम प्लैनेट्स की पोजीशन को आप देख सकते हैं कि इस वक्त कौन कौन सा प्लैनेट कहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह से वक्ती जायचा देखा जाता है।
दूसरा सवाल इनका, मेरा बुर्ज सरतान है और मेरा ताले मेज़ान है। मेरा सवाल ये है कि पैदाइशी बुर्ज और ताले में क्या डिफरेंस होता है और क्यों ये डिफरेंस पाया जाता है। इस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे कैलेंडर बनता है इसी तरह एस्ट्रोलॉजी का भी एक कैलेंडर है। एरीज से लेके पाइसेस तक 12 जो आपके मंथ्स हैं उनको डिवाइड किया गया है एस्ट्रोलॉजिकली, और उन मंथ्स के अंदर पैदा होने वाले एरीज, टॉरस, जमनाई, कैंसर, लियो कहलाते हैं। लेकिन जिस डेट और जिस टाइम पे वो पैदा होते हैं उसके मुताबिक एक असेंडेंट जनरेट होता है कि उस वक्त आसमान पे कौन सा बुर्ज तलू है, कि किस बुर्ज के साए के तले आप लोग पैदा हो रहे हैं, आसमान पे कौन सा बुर्ज चल रहा है, आप क्या असरात लेके पैदा हो रहे हैं। तो जिस ज़ोडिक साइन के अंडर आप पैदा हो रहे हैं, एक तो मंथली ज़ोडिक साइन हम लोग देख रहे होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, उसके असरात आपकी पर्सनालिटी पे 10% या मैक्सिमम 20% होते हैं। लेकिन असल में आपकी जो पर्सनालिटी को जब हम वैल्यूएट करें तो जो असेंडेंट आपका होता है, लगन जिसको हम कहते हैं या लगना कहते हैं या ताले कहते हैं, वो बताता है कि आपका मिजाज, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो बाय बर्थ स्कॉर्पियंस होते हैं, एक्वेरियंस होते हैं, लेकिन उनका मिजाज आप देखें तो आपको लगता है कि इनके मिजाज में लियो वाली खुसूसियत पाई जाती। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस टाइम पे वो पैदा हो रहे थे उस टाइम पे जो असेंडेंट था वो लियो असेंडेंट लेके पैदा हुए, इस वजह से उनकी पर्सनालिटी में ये डिफरेंस आपको मौजूद जो होता है वो नज़र आता है। इसके बाद तीसरा इनका सवाल है कि अगर किसी इंसान का साल, दिन यानी डेट ऑफ बर्थ मालूम हो और कि वो लेकिन टाइम ना पता हो तो हम उसका जायचा कैसे बनाएंगे। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो ऐसे शख्स का जायचा नहीं बनेगा, गलत जायचा बनेगा। जब हमारी लास्ट क्लास होगी तो उसमें मैं कुछ आपको टिप्स दे दूँगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बग़ैर टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के किसी का भी जायचा बनाना ये अभी हम नहीं सीखेंगे, ये फॉर्मूला गलत है। इसके बाद इरफान शफीक साहब ने सवाल किया है कि मेरा सवाल ये है कि लड़का या लड़की की पैदाइश हुई हो और इसके नाम का जायचा बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे या किस घर से देखेंगे कि इसका क्या नाम रखा जाए। इस टॉपिक पे हमारा एक पूरा लेक्चर है कि अगर कोई न्यूबॉर्न होता है, लड़का लड़की कोई भी पैदा होता है, तो हम उसका नाम कैसे रखेंगे। जब हम नक्षत्रस का लेक्चर पढ़ेंगे उसी लेक्चर के अंदर ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि नाम कैसे निकलता है, नाम का पहले हर्फ कैसे निकालना है, फिर उसका नाम आप क्या रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इस पर हमारा प्रॉपर एक लेक्चर है। मोहम्मद मतीन साहब, जायचे से ये तो पता चल सकता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, किसी को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक भी औलाद मिल सकती है, क्या लड़का या लड़की। इसमें ऐसा है कि प्लैनेट्स की जब दिशा चलती है, अब थोड़ा बहुत तो दिशा बल पढ़ने के बाद आपको आइडिया तो हो गया होगा कि प्लैनेट्स के दौर चलते हैं। जैसे सन की महादशा जो है वो चल रही हो या मार्स की महादशा चल रही हो, उस दौरान अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उसमें फिर आप ये पोजीशन देख सकते हैं कि मार्स और सन जो है वो कब ट्रांजिट कर रहा है या उसकी नज़र कब पड़ रही है 5th हाउस पे, औलाद के सुख के घर पे, कि औलाद की अगर ख्वाहिश है तो क्या होगी। तो उस अरसे में आप प्लानिंग कर सकते हैं। बहरहाल देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है और एक कोशिश एस्ट्रोलॉजी के अंदर की जा सकती है कि उस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए अगर आप प्लान करें तो फिर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक औलाद हो सकती है। लेकिन फिर भी हम अल्लाह से दुआ करेंगे जो भी हमारी ख्वाहिशात होती हैं। आमना शौकत ने पूछा है कि जो सयारे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से एक घर पीछे हैं, इनको क्या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो सारे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ से 1 या 2 घर आगे चले गए हैं, क्या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इनको मिल चुकी है, वो आगे चले गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक वो एग्जैक्ट उस हाउस में, उस जगह पे नहीं आएंगे, वो दिशाबल नहीं होंगे। दिशाबल के लिए उनको उसी पोजीशन पे आना है जो हमने पोजीशन पढ़ी है। और इसके बाद इन्होंने पूछा क्या वो फिर दोबारा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में वापस आएंगे? ट्रांजिट में आ सकते हैं कि अगर पैदाइशी जायचे में किसी का को प्लानट दिशाबल नहीं है लेकिन वक्ती जायचे के अंदर, ट्रांजिट के अंदर वो घूमता हुआ अगर उस जगह पे आ जाता है तो उस अरसे में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल सकती है। मोहम्मद सागिर साहब, हम एस्ट्रोलॉजी से ये तो मालूम कर लेते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, लेकिन इसके अलावा एक जिन्स और है ट्रांसजेंडर, तो हम ये कैसे मालूम करेंगे? देखें, ये चीज़ तो तय है कि 2 ही मेल है या फीमेल है। अब ख़राबी ट्रांसजेंडर की मेल में आनी है या फीमेल में आनी है, तो इसके मुताबिक जब आपका जायचा बनता है उसके मुताबिक आपका जो प्लैनेट है
कि मेल प्लैनेट ने ख़राबी पैदा की है या फीमेल प्लैनेट ने ख़राबी पैदा की है, आखिर कौन सा, कोई राहु या केतु आ गया है वहाँ पे, या कोई ज़ुहल की कोई ऐसी नज़र उसके ऊपर पड़ गई है, या उसका जो फ़िज़िकल जो उसका रिलेशन एक ह्यूमन बॉडी का होता है, उसका जो कोई प्लैनेट डेड पड़ा हुआ है, कोई गुरूबियत का शिकार है, वो डेड हो गया है, हबूत याफ्ता। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे जिसमें हमने एक्सॉल्टेशन और डिबिलिटेशन भी पढ़नी है कि मेल और फीमेल तो डिफ़ाइन होता है कि उसने होना है, लेकिन जो ऑर्गन्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के, वो एक्टिव हैं या निल हैं, वो क्यों काम नहीं कर रहे, उनका ताल्लुक भी किसी ना किसी हाउस से होता है। उस हाउस का प्लैनेट एक्टिव है या डेड पड़ा हुआ है, कि ये प्रॉब्लम लड़की में है या लड़के में है। तो ये चीज़ प्लैनेट की पोजीशन को देख के बिल्कुल पता चल जाती है। आसिया गुल ने पूछा है कि जैसे कि आपने पहले बताया था कि राहु और केतु अगर 0 डिग्री पे हों तो इनको एक्टिव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका ताल्लुक ही ख़राबियों से है, शेडोज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसी पोजीशन हैं जहाँ पर राहु केतु बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा, कि सिर्फ यही काफ़ी होते हैं आपको फ़ायदा देने के लिए। लेकिन अगर मुश्तरी 0 डिग्री पे किसी भी घर में शम्स के साथ अगर हो तो क्या जुपिटर को एक्टिव करना चाहिए या नहीं? कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में अगर कंबस्ट हो जाए, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं, कोई भी प्लैनेट अगर 0 डिग्री पे है लेकिन उसका ताल्लुक 6, 8, 12 किसी नहस घर से नहीं है, या वो कंबस्ट हो जाता है, गरूब हो जाता है, उसका एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, उसका स्टोन पहना जाता है। क्योंकि अगर बीमारी है तो बीमारी का प्लैनेट अगर डेड पड़ा हुआ है तो फिर शिफा नहीं मिलेगी। अगर आपके जायचे में आपकी मेहनत का प्लैनेट डेड पड़ा हुआ है और आप मेहनत कर रहे हैं, फिर मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। अगर आपके जायचे में आपकी तालीम का स्यारा डेड पड़ा हुआ है, आप तालीम तो हासिल कर लेंगे, आप स्कूल कॉलेज नहीं भी जा रहे, अल्लाह ने हर इंसान को इतना शऊर दिया है, वो अपनी अक्ल से, सोच से चीज़ों को प्लान करता है, देखता है, रिश्तेदारियां निभाता है। लेकिन अगर वो प्लैनेट डेड होगा तो उसको ये मालूम ही नहीं होगा कि उसने बिहेव कैसे करना है। तो किसी भी प्लैनेट की गरूबियत अच्छी नहीं होती है। औलाद का 5वें घर से पता चलता है, लेकिन ट्विंस का या ज़्यादा का कैसे पता चलता है, ये नक्षत्रस के अंदर हम लोग इसको देखते हैं। ये हम आगे जब नक्षत्रस का लेक्चर्स पढ़ेंगे उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस हवाले से भी बताऊंगा। सलवा अदील ने पूछा है, इफ़ अ प्लैनेट इज़ कंबस्टेड एंड ऑल्सो इन इट्स ओन साइन, फॉर एग्जाम्पल इफ वीनस इज़ कंबस्टेड इन लिब्रा एंड मार्स इज़ कंबस्टेड इन एरीज, इन दिस केस हाउ विल द अफेक्ट ऑफ द प्लैनेट भी? कोई भी प्लैनेट अगर कंबस्ट हो जाता है, यानी ये पूछ रही हैं कि अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी जो ताकत है ख़त्म हो जाती है। वो कोई भी प्लैनेट हो, कंबस्ट हो जाए राहु केतु के अलावा, तो उनकी वैसे ही ताकत ख़त्म हो जाती है, तो वो काम या परफॉर्मेंस करने के काबिल नहीं रहते, तो हमें फिर उनको एक्टिव करना पड़ता है। आरफा शेख हमारी स्टूडेंट हैं, इन्होंने पूछा कि अगर किसी का ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो अकरब है और इसके जायचे में मून मौजूद है पैदाइश के वक्त, इसका मिजाज मून की तरह होगा, और अगर मून है तो इसका ज़ोडिक साइन कैंसर होगा। और दूसरा ये कि क्या प्लैनेट की तरह ज़ोडिक साइन भी एक घर से दूसरे घर में मूव करते हैं या वो एक ही जगह पर होते हैं? मैंने इनका कहने का मकसद ये जो मैं अंडरस्टैंड किया हूँ वो ये है कि अगर असेंडेंट स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो असेंडेंट में मून आ जाता है, फर्स्ट हाउस अगर स्कॉर्पियो है उसमें मून आ जाता है, या आपने तो नहीं सवाल किया हुआ, आपका नाम है आरफा शेख? अच्छा, तो मून अगर स्कॉर्पियो में आ जाता है तो मून वैसे ही ख़राब हो जाता है, उसके अंदर मून या कोई और प्लैनेट भी आ जाए, किसी भी हाउस में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो उस प्लैनेट की जो खसूसियत होगी ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। और प्लैनेट्स मूव करते हैं, ज़ोडिक साइन मूव नहीं करते। आपने जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दे दिया उसके मुताबिक जो असेंडेंट पहले आ गया, फिर आगे जो ज़ोडिक साइंस को हाउसेस डिवाइड हो गए, वो ज़ोडिक साइन मूव नहीं होंगे, सिर्फ प्लैनेट्स मूव करते हैं। प्लैनेट्स मूव करेंगे उसी के मुताबिक ही असरात होंगे।
बिल्कुल होंगे, क्योंकि असेंडेंट स्कॉर्पियो है ना, उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो तो मार्स है। अब खसूसियत उसके अंदर जो मौजूद है वो स्कॉर्पियो और मार्स वाली है। लेकिन अगर मून आके बैठ जाता है, अगर मून ना होता तो ऐसा शख्स बेचैन फितरत ना होता। लेकिन मून अगर स्कॉर्पियो में आ जाता है तो ऐसे शख्स के अंदर फिर मून की खसूसियत भी आ जाती हैं कि एक तरफ वो एग्रेसिव भी है, दूसरी तरफ वो बेचैन फितरत भी है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट उसके हाउस में आके बैठ गया। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मून अगर स्कॉर्पियो में आ जाए उसको हम ख़राब तस्वुर करते हैं, वो ख़राब पोजीशन होती है। कमर दर अकरब जो है वो अक्सर हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे सुनने को मिलता है। तो मून स्कॉर्पियो के अंदर अच्छा नहीं होता। 9 नवंबर को पैदा होने वाला उसका जो बुर्ज है अकरब होता है, लेकिन अगर जायचे में इस तारीख़ पैदाइश पर बुर्ज जद्दी हो तो क्या 9 नवंबर को पैदा होने वाले बच्चे का बुर्ज जद्दी होगा या अकरब? उसका ज़ोडिक साइन जिसको हम शमसी बुर्ज कहते हैं डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, वो तो उसका स्कॉर्पियो ही होगा 9 नवंबर को अगर पैदा हुआ है। इल्हामा इकबाल भी 9 नवंबर को पैदा हुए। तो अगर उसके जायचे का फर्स्ट हाउस, एक चीज़ आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़ोडिक साइन एक डिफरेंट चीज़ है और जायचे के अंदर जो असेंडेंट हम पढ़ रहे हैं, जैसे इन्होंने सवाल किया कि अगर असेंडेंट उसका कैप्रिकॉन है, बुर्ज जद्दी है, उसका ज़ोडिक साइन जो है वो बुर्ज जद्दी नहीं होगा। उस बंदे की जो पर्सनालिटी है, जहाँ से उसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, आप ये समझें ना कि आप दुनिया में आए हैं, आपने दुनिया में आके सांस लिए, और जब आप सांस लेते हैं, जिस टाइम पे आपका पहला सांस दुनिया में आने के बाद आप ले रहे हैं, वही टाइम का हम जायचा बनाते हैं और वही उसी टाइम का हम असेंडेंट भी लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी पहला घर जो है वो आगाज़ है, शुरुआत है, कि आप जिस मंथ में पैदा हुए वो मंथ स्कॉर्पियो का था। लेकिन जिस टाइम पे आप पैदा हो रहे हैं, अब आपके अंदर जो सब कैटेगरी आती है, जो मेन आपकी पर्सनालिटी है, वो कैप्रिकॉन वाली है, बुर्ज जद्दी वाली है, कि आपका आगाज़ वहाँ से हुआ है। आपने अगर अपनी मनफी और मुस्बत खुसूसियात देखनी है, समझनी है, तो वो आप अपने जायचे को देख के समझेंगे। आप ऐसा नहीं है कि जो स्कॉर्पियो सन साइन है मैं उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके असरात आपकी लाइफ के ऊपर एक जर्नल इम्पैक्ट होगा उसका सिर्फ, चूँकि आप जैसे जनवरी में पैदा हो रहे हैं, अब आप 6 जनवरी को पैदा हो रहे हैं, 6 जनवरी को बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश थी। अब आप ये तो नहीं कहेंगे 6 जनवरी को मैं पैदा हुआ था, मौसम सुहाना था, और जो 15 जनवरी को पैदा हुआ कहता उस दिन तो बड़ी धूप थी, मैं उसका मिजाज गर्म, ऐसे नहीं होगा। हर प्लैनेट अपनी डिग्री के मुताबिक मूव कर रहा है और उसी के मुताबिक आप पूरे मंथ में, एक ही मंथ में तमाम स्कॉर्पियंस एक जैसे नहीं हो सकते, तमाम ज़ोडिक साइंस वाले एक जैसे नहीं हो सकते। हर सेकंड के बाद प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी डिग्रीज़ को चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फीलिंग्स आपकी चेंज हो रही हैं। तो इन साहब के जो ज़ोडिक साइन है वो तो स्कॉर्पियो ही रहेगा, लेकिन इनका जो फर्स्ट हाउस है वो असेंडेंट हम इसको कहते हैं। ये ज़ोडिक साइन नहीं है, असेंडेंट है ये। असेंडेंट एंड ज़ोडिक साइंस आर डिफरेंट। शाहिद इकराम साहब ने पूछा है कि साहिब जायचा की तारीख़ पैदाइश इन्होंने लिखी है, फिर वक्त पैदाइश भी लिखा है। राशि बर्थ चार्ट में असेंडेंट बुर्ज हूत आ रहा है, जबकि नवामशा बर्थ चार्ट में असेंडेंट बुर्ज असद आ रहा है। मुख्तलिफ असेंडेंट क्यों है वजाहत दरकार है, जबकि राशि बर्थ चार्ट, हम अभी राशि को स्टडी कर रहे हैं, अभी हम नवामशा को पढ़ ही नहीं रहे हैं, नवामशा की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। जब हम आगे नक्षत्र के पास हम जाएंगे, पहुंचेंगे, अभी तो हमने ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको जायचा नज़र आ रहा है, अभी हम सिर्फ इसी को पढ़ रहे हैं। जो दूसरा जायचा है अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे। बस इसका मैं सिंपल सा आंसर ये दे देता हूँ कि जैसे आप अभी पीछे हम गुफ्तगू कर रहे थे, स्कॉर्पियो के अंदर कैप्रिकॉन वाला पैदा हुआ, इसी तरह हर जायचे के अंदर भी कुछ जायचे बनते हैं। कुछ 60 जायचे होते हैं जिसको हम डी चार्ट्स कहते हैं। तो हर जायचे के अंदर भी फर्दर जायचे बन रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम उसमें देख रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी आपने सिर्फ राशि चार्ट के ऊपर ही फोकस करना है। बदरुन्निसा, मेरे जायचे के मुताबिक ज़ुहल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है
दिशा बल है। आपने बताया था कि कोई भी सारा जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होगा तो वहाँ पर आकर वो अच्छा होगा और अच्छे असरात देगा, और बुरा होगा तो बुरे असरात देगा। तो हमें अच्छे और बुरे का कैसे पता चलेगा? आप अच्छे और बुरे का इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लास के बाद 4 टॉपिक्स रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम असेंडेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं और उसी के मुताबिक अच्छे और बुरे प्लैनेट्स जो हैं उनको हम देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप खुद एवेल्यूएट करेंगे आपके जायचे में कौन सा प्लैनेट अच्छा है और कौन सा प्लैनेट बुरा है। इसके बाद इन्होंने के लेक्चर के बाद आपको टिप देते थे, फिर उसके बाद आप टिप नहीं देते। चलें इंशाल्लाह टिप भी दिया करेंगे। आपने एक टिप दी थी कि पानी का जो बहाव है वो नॉर्थ की तरफ से होता है, और अगर आप अपने घर में कोई भी पानी की तस्वीर जो है वो आप उस तरफ रखें तो उसमें बरकत होती है, रिस्क आता है। तो मेरा सवाल ये है कि इस पानी के झरने की इस तस्वीर को साउथ की तरफ लगाएं तो उसका बहाव नॉर्थ की तरफ होगा, तो रखें तो बहाव किस तरफ से होगा? साउथ फेसिंग। लेकिन आपने ये भी कहा था कि दरवाजे की तरफ फेसिंग ना हो वरना रिस्क बाहर चला जाएगा। इस हवाले से देखें, हमने जब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पानी का जो दारो मदार है वो नॉर्थ की तरफ सारा होता है, और पानी जहाँ पे हो वहाँ पे हरियाली होती है, वहाँ पे ग्रीनरी होती है, वहाँ पे ज़िंदगी होती है। पानी के ऊपर बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं, और सारा मसला ये अब आगे चल के मैं कहा मज़ीद जंगें पानी पे ही होनी है। तो पानी जो है वो ज़िंदगी पैदा करता है, ज़िंदगी देता है। और पानी अगर ये एक वास्तु जो है एक और स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि पानी का बहाव अगर नॉर्थ की तरफ से आपके घर के अंदर की तरफ आ रहा है तो पानी जिस तरफ से बह रहा होगा वो रिस्क लेके आ रहा होगा। अगर उसका फेसिंग आप उसकी रिवर्स उल्टा कर देंगे तो जो चीज़ें होंगी उसको भी बाहर निकाल देगा। तो बेहतर है कि जहाँ पे इसकी प्लेसिंग बताई थी वहीं पे लगाएं। राहिला शहजादी ने पूछा कि कमर और ज़ोहरा जब 4th हाउस में होंगे तो ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होंगे, या 5वें घर या तीसरे घर में होंगे तो भी इन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी? क्योंकि 5वां देखें जिस पॉइंट पे है वहीं पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, उसके अलावा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। मुश्तरी और तारत पहले घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होते हैं, दूसरा और 12वां घर भी मुश्तरी की साइड पे होते हैं। अगर मुश्तरी या तारत दूसरे या 12वें घर में होंगे बिल्कुल इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो ये आज के हमारे कुछ सवालात थे। अब हम अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है अच्छे और बुरे घर, इसका हम आगाज़ करते हैं। हमारा आज का जो मौजू है अच्छे और बुरे घर यानी गुड एंड बैड हाउसेस, इसको हम पढ़ेंगे। गुड और बैड हाउसेस के हवाले से मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले जब टॉपिक हमारे जहन में आता तो ये समझ आती है कि अच्छा घर और बुरा घर। अच्छा और बुरा घर इस तरह से नहीं होता कि अगर कोई जायचे में अच्छा घर है तो वो बुरा नहीं हो सकता। अच्छा घर जो है वो बुरा भी हो सकता है, वो ख़राबी भी दे सकता है, वो प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। अगर उस हाउस का जो कैप्टन है, प्लैनेट है, वो अगर ख़राब पोजीशन पे है, उस पर कोई ऐसी थ्योरी अप्लाई हो गई है कि बेचारा बाउंड हो गया बुरा असरात देने के लिए, तो वही अच्छा जो है कई दफ़ा वही ख़राबी भी पैदा कर देता है। और जो बुरे घर हैं वो बुरे घर इस वजह से नहीं हैं कि उनके बुरे घर के अंदर को बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि यही बुरे घर जो है, यही बैड हाउसेस, समटाइम्स कोई ऐसी थ्योरी उन पे अप्लाई हो जाए, कोई ऐसा राजयोग लग जाए तो वही बैड हाउसेस उनकी ख़राबियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो फ़ायदा देते हैं। अच्छे घर के अंदर या गुड हाउसेस की अगर मैं बात करूं, वो इसलिए अच्छा कहा जाता है कि जैसे आपकी अपनी ज़ात है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आप अपने आप को कभी बुरा नहीं कहेंगे। आप बड़े को एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं तो फिर जाके अपने ऊपर आप तनकीद करेंगे कि मेरे से ये गलती हो गई, और उसके लिए भी आपको उस गलती का एहसास होना चाहिए कि मैंने वाकई गलती की है कि नहीं की है। अब फाइनेंस का हाउस अच्छा घर है, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो हम तो ये कहेंगे इसका तो खाना ही ख़राब है, यानी पैसे वाले घर का खाना ही ख़राब है। अब मेहनत है, एक इंसान मेहनत करता है, ज़िंदगी में मेहनत करेगा तो उसके बाद उसको फल मिलेगा। हर शख्स तो सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, एटलीस्ट कम से कम खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इजहार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ज़िंदगी गुजारने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिश्ते निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ये अच्छा है तो अच्छे असर देगा, अगर बुरा है तो बुरा असर देगा। डिपेंड करता है प्लैनेट्स की पोजीशन के ऊपर। आपके घर का सुख है, इसको हम जायचे में सबसे अच्छा घर कहते हैं, माँ का घर, 4th हाउस के माँ का घर जो है, आपकी जो बर्थ है, आपको माँ ने पैदा किया है। माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती। लेकिन क्या आप अपनी माँ के फर्मा बरदार हैं या नहीं हैं? क्या आप अपनी वालदा का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे? कि वालदा ने आपकी तरबियत करके आपको बड़ा तो कर दिया, लेकिन जब एक वक्त आया तो उस वक्त वालदा का साथ आपके साथ नहीं रहा, घर में दिल नहीं लग रहा, घर में सुकून नहीं है। अब वही अच्छा घर जो है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि सुकून नहीं है। मोहब्बत, 5वां घर, प्यार, औलाद का सुख भी देखते हैं 5वें घर से, इसको भी अच्छा घर कहा जाता है। लेकिन अगर इस हाउस का प्लैनेट ख़राब हो जाए तो यही मोहब्बत जो है आपको बेवफाई मिलेगी, औलाद की बेअदबी मिलेगी, औलाद का सुख नहीं मिलेगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, पेट के मसाइल रहेंगे, और वो तमाम चीज़ें जो उस घर से मंसूब हैं, जिन्होंने अच्छा होना था, वो सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी। छठा घर, बीमारी का घर, इसको हम कहते हैं नहस घर। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं वैसे ही एक जर्नल एनालिसिस दे रहा हूँ। अब बीमार आप हो गए हैं, बीमारी के बाद अब शिफा भी चाहिए। अब घर आपका छठा घर इसीलिए नहस नहीं है क्योंकि उसमें बीमारी है। हम लोग ये कहते हैं कोई शख्स बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन छठे घर में नौकरी भी है, छठे घर में आपने बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं, आपको बैंक से लोन लेना है, आपको किसी से उधार लेना है, आपको कर्ज लेना, बाद में चुका भी देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें ख़राब घरों में पाई जाती हैं जिनको बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं ये तो नहस घर। अब छठे घर के अंदर खौफ है, छठे घर में दुख है, तकलीफ़ है। कोई शख्स तकलीफ़ नहीं उठाना चाहता, लेकिन जब तक तकलीफ़ नहीं उठाएंगे तब तक आप ना तो शिफा की तरफ जाएंगे, ना आप अपनी बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक प्रॉब्लम से गुजरेंगे तो उसका सलूशन निकलेगा। 7वां घर, इसको हम बड़ा अच्छा घर कहते हैं, लाइफ पार्टनर का घर है। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर से मिजाज ही ना मिले तो फिर ऐसे अच्छे घर का क्या फ़ायदा, वो ख़राब भी हो सकता है। 8वां घर, हादसात, इसको नहस घर कहा जाता है। हादसात से आप सारी ज़िंदगी बचते रहें, अच्छी बात है अगर 8वां घर नहस है, लेकिन उसमें चूँकि ये ख़राबी है, इस वजह से उसको नहस कहा जाता है कि ये नहस घर, ख़राबी है उसमें। उसको मौत का घर भी कहते हैं, उसको डेथ फोबिया का घर कहते हैं। लेकिन विरासत भी है उसमें कि अगर आप हादसे से बच रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको विरासत में भी कुछ ना मिले। तो जिधर चीज़ें कुछ बेहतर हैं वहाँ पे ख़राब भी हैं। तो कोई भी हाउस अच्छा या बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक वो चीज़ें अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। 9th हाउस आपकी लक है, नसीब। जायचा जब भी बनाता हूँ मैं सबसे पहले 9th हाउस को देखता हूँ कि ये शख्स चूँकि वालिद है ना, कि ले के क्या पैदा हो रहा है अपने बाप से, नसीब क्या है उसका, वो आगे उसको चलाएगा या नहीं चलाएगा। अगर 9th हाउस ही ख़राब हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें वैसी जायचे में ख़राब हो जाती हैं कि उसकी लक नहीं काम कर रही है। 10th हाउस, करियर, पैदा हुआ अच्छा था, वालिदैन से पैसा भी मिल गया, सब कुछ हो गया, घर भी मिल गया, प्रॉपर्टी भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सारी ज़िंदगी किया कुछ नहीं है, घर में बैठा हुआ है, मज़े कर रहा है, खा पी रहा है। हो सकता है यही जो करियर का हाउस जिसको हम सबसे अच्छा घर कहते हैं वो ख़राब हो गया, तो उसने कोई भी काम नहीं करवाया। 11th हाउस, ख्वाहिशात, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, आपके दोस्त, आपका सोशल सर्कल। फिर 10वें घर ने जो काम करना है, कारोबार आप करना है, करियर करना है, उसका प्रॉफिट है 11वें घर में, उसका मुनाफा है, उसका बैंक है 11th हाउस। तो अगर 11th हाउस आपका अच्छा है, ख्वाहिशात पूरी होती रहेंगी। लेकिन यही घर, उसका प्लैनेट अगर ख़राब हो जाता है तो ख्वाहिशात नहीं पूरी होंगी। बिज़नेस आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उतना मुनाफा नहीं हो रहा जितनी ख्वाहिश है। बाकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही, लेकिन ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही हैं। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ने हमें बग़ैर मांगे बड़ा कुछ दे दिया, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी रहती है ये पूरी हो जाए, वो पूरी नहीं हो रही है।
12वां घर खर्चा, अखराजात, तन्हाई, अकेलापन, कैदोबंद, बीमारी का खर्चा, फिर इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सेटलमेंट कि जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से किसी और कंट्री में जाके सेट होना है। अब 12th हाउस में खर्चा कोई भी नहीं करना चाहता, सब कहते हैं कि बस हमें बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए। तो चूँकि ख़र्चा आ गया इस वजह से उसको नहस घर कह दिया जाता है। तो 6, 8, 12 ये जर्नल एनालिसिस देने का मकसद ये है कि कतन ऐसा नहीं होता कि कोई हाउस अच्छा है तो वो बुरा नहीं हो सकता, और कोई हाउस अगर बुरा है तो हम उसको ये कह दें कि जी ये तो बुरा है इसीलिए हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको हमने कुछ करना ही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हाउसेस उनको बैड हाउसेस कहा जाता है, लेकिन अगर उन पे कोई थ्योरी अप्लाई हो जाए तो वही हाउसेस अच्छे हाउसेस भी बन जाते हैं। वो अच्छे हाउसेस इसीलिए बन जाते हैं कि उनकी ख़राबी रुक जाती है, कि अगर बीमार इंसान होता है तो शिफा फौरी तौर पे मिल जाती है, अगर कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ अदायगी हो जाती है फौरी तौर पे, अगर ख़र्चे हो रहे हैं तो इनकम में भी इजाफ़ा रहता है, अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हादसात से बचे हुए हैं, विरासत के मामलात में आसानी मिल रही है, और हो सकता है ससुराल भी अच्छा मिल जाए 8वें घर में अगर आप देखते हैं उसको। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को जायचे के 12 घर हैं 1 से लेके 12 तक, और इसमें 3 हाउसेस ऐसे हैं 6, 8, 12 इसके ऊपर बैड हाउसेस लिखा हुआ है। अब ये जो बाकी घर हैं इन घरों का क्या, हम 1 बाय 1 सबको देखेंगे, 1 बाय 1 हम सबको देखेंगे। इस जायचे को मज़ीद अब हम डिवाइड करेंगे। आज सवाल आया था ना ये नवामशा चार्ट क्या होता है, समझ लें आज उसकी पहली बुनियाद हम रख रहे हैं कि इसको मज़ीद हम डिवाइड करके देखते हैं कि कौन कौन से हाउसेस जो हैं वो क्या इम्पेक्ट रखते हैं। सबसे पहले खाना हाय औताद, डायग्राम में आप देख रहे हैं जो सेंटर में मौजूद हैं 4 हाउसेस, पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां, इसको हम कहते हैं जायचे का सेंटर। ये जायचे का सेंटर होता है। हमने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो पढ़ ली कि एक ईस्ट पार्ट है, एक नॉर्थ है, एक वेस्ट है, एक साउथ है, हमने 4 डायरेक्शंस तो पढ़ ली। अब उसके बाद हमने इसी चार्ट को मज़ीद डिवाइड करना है कुछ चीज़ों में। जो जायचे का सेंटर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं खाना यानी हाउस। औताद का मतलब होता है सेंटर, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सेंटर को कहा जाता है केंद्रा, केंद्र भी कहते हैं केंद्रा। तो जायचे के जो सेंटर वाले 4 हाउसेस हैं ये सबसे अच्छे हाउसेस होते हैं, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 10। नंबर 1 इसीलिए अच्छा है क्योंकि जिसका जायचा बना वो खुद है। नंबर 4 उसकी माँ का, उसका घर का सुख है। 7वां उसका लाइफ पार्टनर है, उसकी शराकतदारी है, उसके ओपोनेंट्स मद्दे मुकाबिल अफराद है। 10वां घर उसका करियर है। तो ये चारों चीज़ें अच्छी होंगी तो एक इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो गुड हाउसेस हैं, अगर असेंडेंट का लॉर्ड फर्स्ट हाउस का ही लॉर्ड ख़राब हो जाता है तो यही अच्छा घर ख़राब भी हो सकता है। अभी सिर्फ आप इसको सीखते चले जाएं, ये ख़राब कैसे होंगे ये हम प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक हम देखेंगे। सेंटर वाले जो 4 हाउसेस हैं इनको खाना है औताद कहा जाता है, इसको केंद्रा भी कहा जाता है। 1, 4, 7, 10 ये जायचे में सबसे अच्छे घर होते हैं, इनको गुड हाउसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायचे के 3 घर मूल तरकोन, ट्रायंगल। जायचे का पहला घर, जायचे का 5वां घर और जायचे का 9th हाउस। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, पहले को 5वें से मिला दूँ, 5वें को 9वें से मिला दूँ और वापस 9वें को पहले से मिला दूँ तो एक ट्रायंगल सी बन जाती है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होगा कि आप खुद हैं, आपकी औलाद है, आपका वालिद और फिर वापस ये ट्रायंगल बन रही है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो वो एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ अलिफ बे जानता हो, वो इन 3 घरों के मुताबिक रेमेडी करवाता है कि आप एक काम करें, पहले घर का असेंडेंट का स्टोन लेके पहन लें।
आप एक काम करें, आप 5th हाउस का स्टोन लेके पहन लें, आप 9th हाउस, आपका नसीब है, लक है ना। जब भी आपके पास कोई आएगा, जायचा बनवाएगा, सबसे पहले ये पूछेगा मेरी किस्मत कैसी है। तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी? तीसरे पे तो नहीं जाएगी, छठे पे तो नहीं जाएगी, 8वें, आप सीधा 9th हाउस देखेंगे, क्योंकि 9th हाउस है नसीब का, लक का। और आप उसे कह दें आप 9th हाउस को अच्छा कर दें। अब बेचारे का 9th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट 8वें घर में बैठा हो, तो आप तो उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं ठुकवा देंगे किस्मत अच्छी करने के चक्कर में। तो इन 3 हाउसेस को हम कहते हैं मोलतर कोन, ट्रायंगल, और इसको तसलीस भी कहा जाता है कि खाना है तसलीस। तसलीस का मतलब होता है ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनती है। ये 3 घर भी जायचे के सबसे अच्छे घर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले घर में साहिब जायचा ख़ुद है, 5वें में उसका प्यार, मोहब्बत, औलाद, उसकी अक़ल, 5वें घर में अक़ल भी है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि 5वां घर क्यों अच्छा हो गया? वहाँ तो औलाद है, अच्छी औलाद या जो भी हो, बंदे को ख़ुद ठीक होना चाहिए। लेकिन 5वें घर में आपका जो ब्रेन के अंदर जो आपकी मेमोरी सेव हो रही है, आपने उसको यूज़ कैसे करना, यूटिलाइज़ कैसे करना, आपका हुनर, आपका फ़न, आपका इल्म, आपका नॉलेज, वो 5th हाउस में है। तो इस वजह से कि अगर आपके जायचे में कोई भी चीज़ ख़राब है, आपको अक्लमंद बना दिया जाए, आपको उसका स्टोन रेकमेंड कर दिया जाए, तो इंसान अपने काम अच्छे अंदाज में कर सकता है। लेकिन इस हाउस का प्लैनेट अगर किसी ख़राब जगह पे बैठा हो, तो वो अक्ल जो है, अब जैसे गन है, गन हम हिफाजत के लिए यूज़ करें या हम उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, उसने प्लैनेट्स की पोजीशन को देख के डिफ़ाइन करना है। आपको बुक्स में, मेरे लेक्चर्स में, मुख्तलिफ थ्योरीज़ में ये मिल तो जाएगा ये हाउस अच्छा है, ये हाउस बुरा है, लेकिन उस हाउस के अंदर जो प्लैनेट है, उसका जो कैप्टन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। अब 5th हाउस को बिल्कुल आंखें बंद करके कि इसको अक्लमंद बना देते हैं, हो सकता है वही अक्ल वबाले जान बन जाए, कई दफ़ा नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दे, किसी को कुछ ना समझे। 9th हाउस की अभी मैंने बात की कि अगर कुछ नहीं है, आप 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दें, लेकिन उसकी प्लेसमेंट देखना बड़ी ज़रूरी है। प्लैनेट की प्लेसमेंट के ऊपर आप लोगों ने हमेशा फोकस रखना है। तो जायचे के पहला, 5वां और 9th हाउस जो है, इसको कहा जाता है खाना है तसलीस, ट्रायंगल, इसको मोलतर कोन भी कहते हैं वैदिक में। अब हम बात करते हैं खाना है नहूसत, यानी नहस घर, बैड हाउसेस। बैड हाउसेस के हवाले से अभी मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि ये बैड हाउसेस क्यों हैं। क्योंकि एक घर में बीमारी है, कर्ज़ है, रोग है, दुख है, तकलीफ़ है, 6ठे में, 8वें में नाउमीदी है, मायूसी है, हादसात हैं, फिर 12वें घर में अखराजात हैं, तन्हाई है, अकेलापन है। अब इन हाउसेस को, इन बेचारों को, अब चूँकि ये खसूसियात मिल गई हैं, इस वजह से कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि हम बीमार हों। अगर बीमार हो गए तो हमें शिफा जल्दी से मिले, हम कर्ज़ की तरफ ना जाएं, हम नाउमीद ना हों, हम मायूस ना हों, हमारे अखराजात कंट्रोल में रहें। हम अकेले नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोग अकेले रहना भी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है इन ख़राब घरों के प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। कोई भी प्लैनेट अगर अपने हाउस में आ जाए तो वो ख़राब नहीं होता। कोई भी प्लैनेट अगर अपने हाउस में, अगर 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाता है, तो अपने घर में आके कोई तबाही नहीं मचाता। कि आप घर से निकले हैं, आपने रास्ते में कभी ट्रैफिक लाइट पे पत्थर मार दिया, आप आगे गए, आपने बिलबोर्ड देखा, आपने उसके ऊपर इंक फेंक दी, रास्ते में आप गए, आपने किसी को पीछे से ऐसी छेड़ दिया। अब ये हरकतें आप बाहर तो कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में जाके तो नहीं करेंगे आप। कि घर पहुँचे हैं, जाके किचन के सारे बर्तन आपने तोड़ दिए और खुश हो रहे हैं, लेके भी आपने खुद ही आने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में आ जाए तो वो ख़राबी नहीं देता। ये मैं अभी थोड़ा सा एनालिसिस दे रहा हूँ, जब हम जायचे की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊँगा। अब ये 3 हाउसेस जो है, इनको हम बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि ये नहस घर हैं। क्यों? क्योंकि इन घरों में ख़राबियाँ मौजूद हैं। इन घरों में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो एक आम इंसान फ़ौरी तौर पे अडॉप्ट नहीं करना चाहता, फ़ौरी तौर के ऊपर नहीं चाहता कि मैं ये चीज़ें जो हैं मैं अडॉप्ट करूं, लेकिन ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते।
लेट सपोज़ अगर 10th हाउस करियर का लॉर्ड है, वो जाकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में, कि 10th हाउस का अगर लॉर्ड प्लैनेट है वो 10th हाउस में बैठ जाता है। अब 10th हाउस यानी रोग दुख तकलीफ़ है, कर्ज है, तो ऐसे शख्स को सारी ज़िंदगी अपने काम काज कारोबार के अंदर परेशानी से गुज़रना पड़ेगा, तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा, हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी। अगर 12वें में जाके बैठ जाता है 10th हाउस का, तो अखराजात ही कंट्रोल नहीं होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, न्यूट्रल हाउसेस की बात करते हैं। खाना है गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल हाउसेस। न्यूट्रल हाउसेस 11th और 12, ये न्यूट्रल हाउसेस इसीलिए कहलाते हैं, डिपेंड करता है, जैसे हमने गुड हाउसेस पढ़े, हमने फिर मोल तरकोन पढ़ा, उसको भी हमने कहा कि ये गुड हाउसेस में आते हैं। फिर हमने बैड हाउसेस की तरफ गए कि उसके अंदर तो आती ही ऐसी चीज़ें हैं कि ख़राबियाँ उसमें चूँकि मौजूद हैं, इसीलिए उनको बुरा घर कहा जाता है। अब 11th, 12th और 3rd इनको कहा जाता है कि ये एक तरह से न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इसमें जो 3rd हाउस है वो भी आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसको नीम नहस भी कहा जाता है एक तरह से। क्यों, वो भी हम आगे देखते हैं। ये न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि 11th हाउस में आपके करियर का प्रॉफिट है, 11th हाउस में आपके दोस्त हैं, तो आपकी दोस्तियां कभी कायम, मतलब कोई दोस्त है ना तो मुस्तकिल दोस्त कायम नहीं रहता। आपके बचपन के दोस्त और होंगे, आपके स्कूल्स के फ्रेंड्स और होंगे, आपकी टीनेज लाइफ के फ्रेंड्स और होंगे, कि इंसान की दोस्ती वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। फिर ख्वाहिशात भी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, कि ऐसा नहीं है कि 3 साल की एज में आपके अंदर एकदम से ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी लेनी है, मैंने जो है वो अमेरिका चले जाना है। तब तो आपका मैच्योरिटी का लेवल ही नहीं है। इंसान जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसकी ख्वाहिशात तब्दील होती रहती हैं। तो इसी तरह ये हाउस न्यूट्रल इसलिए होता है कि इसके अंदर चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आती हैं। फिर छोटी बीमारी यहाँ से देखी जाती है, फिर यहाँ से आपके काम का मुनाफा भी देखा जाता है, आपके सोशल सर्कल देखे जाते हैं, समाजी ताल्लुकात देखे जाते हैं। सोशल सर्कल मतलब ऐसे ताल्लुकात जिसमें आप सोशलाइजिंग कर रहे हैं, जो ऐसे नहीं होते कि जिनको आप अपने घर बुला लें या जिनको अपने घर में बिठा लें कि बस आपने रहना ही है मेरे साथ है। फिर 11th हाउस में बड़े बहन भाई भी होते हैं, तो आप 11th हाउस को न्यूट्रल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशंस काफ़ी आते हैं। फिर 2nd हाउस की अगर बात की जाए तो 2nd हाउस में है फाइनेंस। ये भी न्यूट्रल है, डिपेंड करता है कि साहिब जायचा किस कैपेसिटी से पैदा हुआ है, किस कैपेसिटी से मेहनत करेगा, किस कैपेसिटी से वो अपनी एफ़र्ट्स को पुट करेगा और वो कितनी सेविंग कर पाएगा, वो अपना कितना फाइनेंस इकट्ठा कर पाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, उसमें से 1 रुपया ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे आप मेहनत करते चले जाएंगे वैसे वैसे वेरिएशंस। फिर रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारी होती है दूसरे घर में, बोलना, गुफ्तगू, आपकी एज के साथ साथ आपकी गुफ्तगू में मैच्योरिटी आती है, आपके अंदाज में मैच्योरिटी आती है, आपके बोलने में मैच्योरिटी आती है। अगर आप किसी को समझाने के लिए 10 साल की एज में 100 वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, 20 साल की एज में हो सकता है 1000 वर्ड्स का यूज़ कर सके आप, क्योंकि आपने उन 10 सालों के अरसे में बहुत कुछ सीख लिया, तब्दीली आ गई आपके बोलने में। फिर ख़ानदान वाले अफराद, कज़न्स वगैरह, फैमिली वाले सब इकट्ठे थे, साथ थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए कोई कहीं चला गया, कोई कहीं पे चला गया। तो इस हाउस में चूँकि वेरिएशंस आती हैं, इस वजह से इसको न्यूट्रल कहा जाता है कि ये हाउस डिपेंड करता है आप किस वक्त, किस माहौल, किस मेहनत, किस कैपेसिटी से गुजर रहे हैं, उस तरह से ये हाउस अपने असरात दे रहे होते हैं। 3rd हाउस की बात करते हैं, नीम नहस। अब 3rd हाउस, इसको नीम नहस इसीलिए कहा जाता है कि अब नीचे लिखा हुआ है हाफ हार्टेड, मुझे इसको देख के एक तरह लगा कि जैसे आधा दिल टूटा हुआ है। तो नीम नहस जो है इसका मतलब ये है कि तीसरे घर के अंदर आती है आपकी स्ट्रगल,
आपकी एफ़र्ट, आपकी मेहनत, हार्डशिप, ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप ज़िंदगी में मेहनत बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऑल द टाइम मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं, आपको सोने के लिए भी टाइम चाहिए, आपको खाने के लिए टाइम चाहिए, आपको किसी से मोहब्बत करने के लिए टाइम चाहिए, आपको गुफ्तगू करने के लिए टाइम चाहिए, आपको अपने लिए वक्त चाहिए। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो बेचारे सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, रात 12 बजे घर आते हैं, नहाए धोए, 1-2 घंटा नींद पूरी की, फिर सुबह 6 बजे उठे और काम पे चले गए। कि एक टांग एक तरफ फंसी हुई है, एक टांग दूसरी तरफ फंसी हुई है, बस कोई फुर्सत के लम्हात नहीं मिल रहे। तो थर्ड हाउस को नीम नहस इसलिए कहा जाता है, इसमें हार्डशिप के फजूल की मेहनत, अननेसेसरी, कि ऐसी मेहनत जिसकी कई दफ़ा ज़रूरत भी नहीं है, कि काम जो है वो नुमान का था और मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। भाई नुमान क्यों नहीं अपना काम कर रहा, या आप अपना काम कि दूसरों की, अब छोटे बहन भाई हैं ना, इसके अंदर छोटों की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि आपने उनको भी लेके चलना है, अगर आपके कुछ छोटे बहन भाई हैं, इसीलिए उनको थर्ड हाउस से भी देखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन मैं जल्दी से आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूं कि जायचे के जो सेंटर वाले 4 हाउसेस हैं, इनको हम कहते हैं खाना खाए औतात, केंद्र हाउसेस। ये जायचे का सेंटर होता है। हमने जब भी कोई शादी ब्याह, कोई तकरीब, कोई निकाह का वक्त, किसी का कोई चीज़ का इब्तदा करनी है, तो उसके लिए ये जो सेंटर के जो 4 हाउसेस हैं, इनको एडजस्ट करते हैं कि असेंडेंट ऐसा हो कि जिसमें ये 4 घर अच्छे हों, ताकि अगर शादी हो रही है, घर का सुख हो, शराकदारी का सुख हो, पार्टनरशिप का सुख हो, बिज़नेस का सुख हो, ये सारी चीज़ें इन 4 हाउसेस के ऊपर मोस्टली डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसको हम केंद्र भी कहते हैं, केंद्रा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जायचे के 3 हाउसेस 1, 5 और 9, इसको मूल तरकोन यानी तसलीस ट्रायंगल कहा जाता है। फिर इसके बाद है खाना है नहूसत यानी 6, 8, 12, ये जायचे के नहस घर, ख़राब घर हैं, इनको नहस घर कहा जाता है। और फिर उसके बाद न्यूट्रल हाउसेस में 11th, फिर दूसरा घर, तीसरे घर को भी न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिपेंड करता है मेहनत कितनी कर रहे हैं। और थर्ड हाउस जो है, आप जितनी मेहनत करेंगे, करते करते कई दफ़ा थक भी जाएंगे, तो थर्ड हाउस को हम नीम नहस भी कहते हैं। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमने अब क्या पढ़ना है।